हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एफएम में हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एफएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग और रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग ये दो रिलेटेड चैप्टर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवीजन लेक्चर जो है ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने एक बार पहले पढ़ा हुआ है। तो एक आप पूरे चैप्टर को हम लोग रिवीजन करके क्या कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ओके। कैपिटल बजटिंग की अगर अपन बात करें तो हम लोग अपने बिजनेस में बेसिकली जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं हम लोग उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं? जिनका अमाउंट कंपैरेटिवली कम होता है, जो लेस देन 1 ईयर बेनिफिट देने के लिए हम लोग एक्सपेंस करते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और जनरली कैपिटल एक्सपेंस किए जाते हैं बिजनेस में मोर देन 1 ईयर बेनिफिट देने के लिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि छोटा सा अमाउंट होता है, डिसीजन गलत भी हो जाए एक्सपेंस करने में तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। पर कैपिटल एक्सपेंसेस लाइक मशीन परचेज करनी है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो इसमें क्या होता है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हो जाता है। और इस केस में एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या हो, डिसीजन गलत हो जाए तो बहुत हैवी लॉसेस होते हैं। तो ये चैप्टर जो है बेसिकली वो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग जो डिसीजन मेकिंग है उससे रिलेटेड है। तो हम लोग किसी भी कैपिटल एक्सपेंस को करने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो एक्सपेंस हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिस टेक्निक इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट में या कहीं पे कैपिटल एक्सपेंसेस करते हैं तो उससे पहले कैसे डिसाइड किया जाता है कि हमको वो एक्सपेंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एज ए फाइनेंशियल मैनेजर हमारे पार्ट पे आता है कि एक्सपेंस करने से पहले डिसाइड करें कि वो वाइबल है या नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो ये चैप्टर जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस में उससे रिलेटेड है, कैपिटल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। तो बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना इस चैप्टर को पढ़ते समय कि हम लोग एक्सपेंसेस करने से पहले क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, एक्सपेंस करने के बाद नहीं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो फ्यूचर के लिए, मैनेजमेंट हमेशा किसके लिए होता है? फ्यूचर के लिए होता है। तो इस चैप्टर को पढ़ते समय एक थॉट हमेशा दिमाग में रखना कि हमने एक्सपेंसेस एक्चुअल में किया नहीं है, हम तो सिर्फ सोच रहे हैं कि हमको एक्सपेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ में आया? तो ये जो चैप्टर है वो बेसिकली क्या करता है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट्स में उनके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ओके। अब जितने भी लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं अगर अपन उनको देखें कि कौन कौन से आते हैं, तो जैसे कोई एसेट्स परचेज करनी चाहिए या नहीं परचेज करनी चाहिए। फिर अगर आप डिसाइड करते हो कि अच्छा हाँ एसेट्स परचेज करनी चाहिए, तो फिर डिसीजन ये आता है कि अवेलेबल ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। उसके अलावा अगर आप कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, बैकवर्ड एरिया में स्टार्ट करें या फॉरवर्ड एरिया में हम लोग स्टार्ट करें, वो अपने को सोचना पड़ता है। इसी तरह से कोई पुरानी एसेट्स, ओल्ड एसेट्स पूरी डेप्रिशिएट हो गई, उसकी जगह क्या कोई न्यू एसेट रिप्लेस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। इस तरह के डिसीजन जनरली हम लोग इस चैप्टर में लेते हैं। और अगर इन सारे डिसीजंस को अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग न्यू एसेट्स और डिसीजन रिगार्डिंग रिप्लेसमेंट। तो डिसीजन रिगार्डिंग न्यू एसेट्स में क्या है, एसेट्स परचेज करना है या नहीं करना है, या अवेलेबल ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, प्रोजेक्ट कहाँ स्टैब्लिश करना है, बैकवर्ड एरिया फॉरवर्ड एरिया, ये सब बेसिकली क्या है, डिसीजन रिगार्डिंग न्यू एसेट्स है। और रिप्लेसमेंट में एक ही तरह का डिसीजन आता है कि हमारे पास जो पुरानी एसेट्स है जो कि रिपेयर बहुत मांग रही है, जिसका एफिशिएंसी कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, उसकी जगह क्या कोई नई एसेट्स परचेज करनी चाहिए क्या, दिस डिसीजन इज नोन एज रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट में क्या होता है, पुरानी एसेट्स की जगह नई एसेट्स परचेज करना है नहीं करना, इस तरह का डिसीजन लेते हैं, तो वो रिप्लेसमेंट है। बाकी सब जो है वो डिसीजन रिगार्डिंग न्यू एसेट्स है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब भी हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग करते समय हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, कोई ना कोई बेस हमारे पास होता है। जब हम लोग किसी चीज़ के लिए डिसीजन लेते हैं तो किसी न किसी चीज़ को बेस लेना बहुत ज़रूरी है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो हमारे पास यहाँ दो ऑप्शन है, या तो अपन प्रॉफिट को बेस लें और या हम लोग कैश फ्लो को बेस लें, है ना। तो
अगर आपके पास जैसे 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, वो ऑप्शन एक्सेप्ट कर लो जिसमें आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। तो इस चैप्टर में डिसीजन मेकिंग की अगर अपन बात करें, इस चैप्टर में डिसीजन मेकिंग के लिए अगर अपन बात करें तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट या वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लो। तो अपन ने क्या बोला, इन दिस चैप्टर ऑल डिसीजन कैन बी डिवाइडेड। ओके, ये तो वो हो गया तुम्हारा डिसीजन इन दिस चैप्टर। Decision in this chapter can be taken on the basis of net profit of project। हम लोग किसके बेस पे ले सकते हैं, नेट प्रॉफिट के बेस पे भी डिसीजन कर सकते हैं और कैश फ्लो के बेस पे भी ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट के बेस पे करते हैं तो कुछ प्रॉफिट की लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट के बजाय डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, कैश फ्लो को यूज करते हैं। क्या क्या लिमिटेशन है प्रॉफिट की अगर बात करें, सबसे पहला प्रॉफिट का कैलकुलेशन जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी पर बेस्ड है। तो अगर आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो प्रॉफिट चेंज हो जाता है। मतलब एक ही एसेट्स पे अगर 4 अलग अलग बिजनेसमैन डिसीजन ले रहे हैं और अगर वो प्रॉफिट के बेस पे डिसीजन ले तो क्या होगा पता है, अगर उन्होंने डेप्रीशिएशन लगाने का मेथड चेंज कर लिया या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड चेंज कर लिया तो उनका चारों का प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, अलग अलग आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक ही एसेट्स एक बिजनेसमैन के अकॉर्डिंग तो आ रहा है कि भाई एक्सेप्ट करना चाहिए और एक के अकॉर्डिंग आ रहा है कि रिजेक्ट करना चाहिए। तो प्रॉफिट का अपना लिमिटेशन है और सबसे पहला लिमिटेशन क्या है कि जो प्रॉफिट का कैलकुलेशन है वो क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी पर बेस्ड है। दूसरा, प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय कुछ नॉन कैश एक्सपेंस भी हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये 2 लिमिटेशन है जिनकी वजह से हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉफिट को बेस लेने के बजाय हम लोग किसको बेस लेते हैं, कैश फ्लो को बेस लेते हैं। अब आगे पॉइंट क्या आता है कि जब किसी एसेट्स के बारे में अपन सोचते हैं तो मैंने पहले ही बोला ना कि इस चैप्टर को पढ़ते समय माइंड में हमेशा ये सोच के रखो एक्चुअल एक्सपेंस हमने किया नहीं है, हम तो सोच रहे हैं कि हमको एक्सपेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमने कोई एक्चुअल एक्सपेंस नहीं किया, वी आर जस्ट थिंकिंग कि हमको एक्सपेंस करना है या नहीं करना है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए जैसा अपन ने बोला कि नेट प्रॉफिट के बजाय हम लोग किसको बेस लेते हैं, नेट प्रॉफिट के बजाय हम लोग किसको बेस लेते हैं, कैश फ्लो को बेस लेते हैं। तो सीधा फंडा क्या होता है कि एक एसेट्स की लाइफ अगर मान लो 3 साल है, एक एसेट्स की लाइफ 3 ईयर एक्सपेक्टेड है, सब कुछ एस्टिमेशन है। तो एक एसेट्स की लाइफ, अगर एक एसेट्स की लाइफ एस्टिमेटेड है कि 3 ईयर है, सर कैसे पता चला है, पास एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमको लगता है कि उस तरह की एसेट जो है वो 3 साल चलेगी। तो अगर एक एसेट्स की लाइफ 3 ईयर है तो उससे होने वाले कैश फ्लो को हम लोग क्या करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या होगा, इनिशियली उस एसेट्स को क्या होगा, परचेज करना पड़ेगा। सबसे पहले इनिशियली उस एसेट्स को परचेज करने के लिए कैश फ्लो होगा विच इज नोन एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर उसके बाद क्या होगा, अगले 3 साल तक, नेक्स्ट 3 ईयर तक आप उस एसेट्स को यूज करोगे प्रोडक्शन में। तो उस एसेट से प्रोडक्शन होगा, उसको आप सेल करोगे। तो अगले 3 साल सेम चीज होने वाली है, प्रोडक्शन होगा, सेल करेंगे, उससे कैश फ्लो होगा विच इज नोन एज एनुअल कैश फ्लो। तो हर ईयर एंड में जो कैश फ्लो होगा दिस इज नोन एज एनुअल कैश फ्लो। हालांकि कैश फ्लो तो डेली होता है बट इट इज एज्यूम कि फर्स्ट ईयर का जो भी कैश फ्लो होगा वो फर्स्ट ईयर एंड में होगा, सेकेंड ईयर का जो भी होगा वो सेकेंड ईयर एंड में होगा और थर्ड ईयर का जो भी होगा वो थर्ड ईयर एंड में होगा। तो सोच के देखो कितना ईजी है। अगर एक एसेट्स की लाइफ 3 ईयर है तो इनिशियली अपने को उस एसेट्स को परचेज करना पड़ेगा। तो दिस इज नॉन एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अपने को इनिशियली पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर 3 साल अगर उसकी लाइफ है तो आपको एवरी ईयर एंड में क्या होगा, कैश फ्लो मिलेगा विच इज नोन एज एनुअल। देखो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनुअल कैश फ्लो बोलते हैं। और फिर लास्ट में जाके जब वो एसेट सेल होगी, जब लास्ट में जाके 3 साल बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, हम लोग उसको सेल करेंगे। तो उस एसेट्स को सेल करने से जो कैश फ्लो मिलेगा उसका जो स्क्रैप वैल्यू मिलेगा विच इज नोन एज टर्मिनल कैश फ्लो। क्या बोलते हैं, टर्मिनल कैश फ्लो। सोचो अगर किसी एसेट्स की लाइफ 5 ईयर है तो क्या होगा, अगर किसी एसेट्स की लाइफ 5 ईयर है तो कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो देखो सबसे पहले क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा, लास्ट में जाके क्या होगा, टर्मिनल कैश फ्लो होगा जब आप उसको सेल करोगे, और इन बिटवीन क्या होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5th ईयर एंड में
5th ईयर एंड में, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और 5th ईयर एंड में आपको हर ईयर एंड में क्या होगा, इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा ना, आप प्रोडक्शन में उसको यूज करोगे, प्रोड्यूस करोगे, फिर यूनिट्स को सेल करोगे, तो आपको हर ईयर एंड में क्या होगा, कैश इनफ्लो होगा, विच इज नोन एज एनुअल कैश इनफ्लो। ठीक है, तो अपन ने बोला कि डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉफिट के बजाय किसको बेस लेना चाहिए, कैश फ्लो को बेस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट की अपनी लिमिटेशंस है। प्रॉफिट का कैलकुलेशन पॉलिसी बेस्ड होता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस कंसीडर कर लेते हैं जो कि रिलेवेंट नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए किसको बेस लेते हैं, कैश फ्लो को बेस लेते हैं। अब क्या होता है कि अगर किसी भी एसेट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, किसी भी एसेट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, तो आपको उस एसेट्स के ये तीनों कैश फ्लोज एस्टिमेट करने पड़ेंगे। वी आर जस्ट एस्टिमेटिंग, हम लोग फोरकास्टिंग कर रहे हैं हमारे पास एक्सपीरियंस को लेकर। तो कैश फ्लो रिलेटेड टू एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। कैश फ्लो एसोसिएटेड टू एनी एसेट्स कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग 3 पार्ट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो हमेशा अपने लिए क्या होता है, आउटफ्लो होता है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ बताओ? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब इनिशियली उस एसेट्स को खरीदने के लिए कितना पैसा जाएगा। तो जनरली इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज बेसिकली व्हाट, आउटफ्लो। फिर एनुअल कैश फ्लो, तो जनरली एनुअल कैश फ्लो जो होता है वो क्या होता है, इनफ्लो होता है। और टर्मिनल कैश फ्लो भी क्या होता है, इनफ्लो होता है। तो इनफ्लो, तो अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट या एसेट्स के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है तो इस चैप्टर में उस एसेट से रिलेटेड इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो यू हैव टू एस्टिमेट, आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा और उसकी अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दी हुई होती है। अब आगे बात ये आती है कि ये तीनों कैलकुलेशन कैसे होगी। ये तीनों कौन सी तीनों कैश फ्लो? इनिशियल मतलब आज अगर एसेट्स खरीदेंगे तो कितना पैसा लगेगा। तो ये तीनों कैलकुलेशन कैसे होगी वो डिपेंड करता है कि हमारा जो डिसीजन है वो न्यू एसेट्स के रिगार्डिंग है या रिप्लेसमेंट के रिगार्डिंग है। तो देखो बच्चों, जो रिप्लेसमेंट है वो रिप्लेसमेंट है, जो रिप्लेसमेंट नहीं है वो सब क्या है, न्यू एसेट्स है। तो अपने को यहां पे क्या करना है पता है, अपने को यहां पे आगे ये डिस्कस करना होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू एसेट्स और रिप्लेसमेंट कैसे निकलता है, एनुअल कैश फ्लो इन केस ऑफ न्यू एसेट्स और रिप्लेसमेंट कैसे निकलता है, और टर्मिनल कैश फ्लो इन केस ऑफ न्यू एसेट्स और रिप्लेसमेंट कैसे निकलता है, ये अपने को डिस्कस करना है। तो ये अगर आपको आ जाएगा ना तो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स जो हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हैं वो तो बहुत ईजी है। तो मैं अगर बोलूँ ना, जैसे अकाउंट्स में अमालगमेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पीसी कैलकुलेशन, वैसे ही कैपिटल बजटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करना इन केस ऑफ न्यू एसेट्स और इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि क्या वो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का है, क्या उसमें ओल्ड एसेट्स की जगह न्यू एसेट्स परचेज की जा रही है, तो वो क्वेश्चन रिप्लेसमेंट का है। और जहां रिप्लेसमेंट नहीं है वो सारे क्वेश्चन क्या हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है वो न्यू एसेट्स के हैं। समझ में आया? उसके बाद में देखो, अपन ने जब भी आप कैश फ्लो कैलकुलेट करते हो ना तो ये देखना जरूरी है कि वो कैश फ्लो रिलेवेंट कैश फ्लो है या इररिलेवेंट कैश फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है जरूरी नहीं कि वो सारी हमारे यूज आए, उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि संक कॉस्ट है, इररिलेवेंट है हमारे डिसीजन के लिए। तो जनरली डिसीजन मेकिंग पे जब भी जाते हैं तो जो इररिलेवेंट कैश फ्लोज हैं उनको हम लोग कभी भी कंसीडर नहीं करते। तो जो रिलेवेंट कैश फ्लो है शुड बी कंसीडर फॉर डिसीजन मेकिंग, और जो इररिलेवेंट है शुड नॉट बी कंसीडर फॉर डिसीजन मेकिंग। अब रिलेवेंट क्या होता है? जैसे अगर मान लो आपको क्या करना है, एक प्लांट स्टैब्लिश करना है। प्लांट के लिए आपको 3 चीजें चाहिए, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। तो आपको एक प्लांट एस्टैब्लिश करना है, उस प्लांट को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको लैंड, बिल्डिंग और क्या चाहिए, मशीनरी चाहिए।
हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग के लिए हम लोग वही कैश फ्लो लेंगे जो हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है। अब रेलेवेंट क्या होता है? रेलेवेंट मतलब ऐसा कैश फ्लो जो तुम्हारे डिसीजन लेने की वजह से होगा, और डिसीजन नहीं लोगे तो नहीं होगा। ऐसा कैश फ्लो जो आपके डिसीजन लेने की वजह से होगा और डिसीजन नहीं लेंगे तो नहीं होगा, वो रेलेवेंट है। इररिलेवेंट क्या है? इररिलेवेंट क्या है कि मैं डिसीजन लूंगा तो भी होगा, नहीं लूंगा तो भी होगा, या ऐसा कह सकते हो कि मैं डिसीजन लूंगा तो भी नहीं होगा और नहीं डिसीजन लूंगा तो भी वो कैश फ्लो नहीं होगा। मतलब ऐसा कैश फ्लो रेलेवेंट है जिसका इनफ्लो या आउटफ्लो आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, और वो कैश फ्लो इररिलेवेंट है जिसके इनफ्लो या आउटफ्लो पे आपके डिसीजन का कोई इंपैक्ट नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बोला कि हमको एक प्लांट एस्टैब्लिश करना है जिसके लिए लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए और मशीन चाहिए। लैंड हमारे पास ऑलरेडी है, हम एक लैंड के क्या है, ऑनर है, जिसका और कोई यूज नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि आप प्लांट एस्टैब्लिश करो या मत करो, आप प्लांट एस्टैब्लिश करोगे तो भी वो आपकी ऑनरशिप में, नहीं करोगे तो भी वो आपकी ऑनरशिप में। अगर आपको बोला जाता है कि लैंड का जो कॉस्ट है वो 10 लाख है, लैंड का जो मार्केट प्राइस है वो 10 लाख है, तो ये 10 लाख आपके लिए क्या है, इररिलेवेंट है। हाँ, लेकिन अगर मान लो इस लैंड के ऑनर आप नहीं होते, आपके पास कोई लैंड नहीं होता, तो मैं बोलूंगा कि ये 10 लाख आपके लिए क्या है, रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि अगर हमने लैंड परचेज किया, अगर हमने प्लांट स्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया, तो लैंड परचेज करना पड़ेगा, 10 लाख रुपए लगेंगे। और अगर हमने प्लांट स्टैब्लिश करने का डिसीजन नहीं लिया तो हमारा ये पैसा नहीं लगेगा। मतलब मेरे डिसीजन की वजह से इसके इनफ्लो आउटफ्लो पे क्या होता है, इफेक्ट आता है। समझ में आया? तो रेलेवेंट जब भी डिसीजन मेकिंग लेते हैं ना, डिसीजन मेकिंग जब भी करोगे तो वही कैश फ्लो उठाओ जो कि क्या है, रेलेवेंट है। इररिलेवेंट कैश फ्लोज को डिसीजन मेकिंग में कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कोई लैंड है आपका, है ना, इस लैंड पे क्या हुआ, एक शेड लगा हुआ है, शेड। ठीक है, अब मान लो कि मुझे यहां पे प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इस शेड को रिमूव करना है, और इस शेड को रिमूव करने की कॉस्ट 20,000 है। तो बच्चों ये 20,000 अपने लिए क्या है पता है, ये 20,000 अपने लिए क्या है, रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन लोगे तो 20,000 लगेगा, और अगर आप प्लांट लगाने का डिसीजन नहीं लोगे तो फिर ये 20,000 नहीं लगेगा। समझ में आया? अब आपको बोला जाता है कि इस शेड को बनाने की कॉस्ट 40,000 है। अब इस शेड को बनाने की कॉस्ट 40,000 है, दिस इज बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट। आप प्लांट एस्टैब्लिश करो चाहे मत करो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो ये उस केस में आपके लिए क्या है, इररिलेवेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे हिसाब से जिन लोगों ने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है दे कैन अंडरस्टैंड कि रिलेवेंट और इररिलेवेंट क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना कि वही कैश फ्लो हम लोग कंसीडर करेंगे जो हमारे लिए क्या है, रिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो कैश फ्लो इररिलेवेंट है, मतलब जिस कैश फ्लो पे हमारे डिसीजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो हमारे लिए क्या है, इररिलेवेंट है। तो वो इररिलेवेंट कैश फ्लो हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो अपने को क्या करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश फ्लो और टर्मिनल कैश फ्लो समझना है इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। अगर न्यू प्रोजेक्ट है, कौन से न्यू प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें रिप्लेसमेंट नहीं है, वो सारे प्रोजेक्ट आपके लिए क्या है, न्यू प्रोजेक्ट है। तो कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट के केस में अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें, बहुत सीधी सी बात है। कोई नई एसेट्स परचेज करोगे या कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो ज्यादा पैसा क्या होगा, लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपके लिए क्या है, इनिशियली मतलब इनिशियली बोले तो 0 ईयर में क्या क्या पैसा लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स आपके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। उस एसेट्स को इंस्टॉल करने का जो एक्सपेंसेस है वो आपके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अगर आपको उसको बिजनेस को चलाने के लिए, चलो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब लगा दिया, अब बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे एक्सपेंस पेमेंट करने के लिए वी नीड ए वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लगेगा वो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो जनरली इनिशियली कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, तो अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है।
एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल जो है वो आपके लिए क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो तीनों केस है इनमें अपना पैसा क्या होगा, लगेगा। समझ में आया? और अभी मान लो आपको गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वो आपके लिए क्या है, इनफ्लो है। तो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है तो वो इनफ्लो है। आपने लोन ले लिया तो वो आपके लिए क्या है, इनफ्लो है। मेन क्या है पता है, अपने को कैश इनफ्लो आउटफ्लो देखना है। तो अगर मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इनिशियली मेरा पैसा कहां कहां लगेगा और मुझे कहां कहां से पैसा मिलेगा, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह से आप जनरली क्या कर सकते हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालते हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो अपने दिमाग में होना चाहिए, अच्छा इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, ये तीनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं, क्योंकि ये आउटफ्लो है। और इसमें से अगर कोई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनफ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है आपको, वो माइनस हो जाएगी। आपने लोन लिया तो वो इनफ्लो है। पर ध्यान रखना ये सब 0 ईयर है। 0 ईयर मतलब क्या हुआ, आज जब ये प्लांट स्टैब्लिश करेंगे तो जो कैश फ्लो होगा वो 0 ईयर में आता है। अच्छा, गवर्नमेंट सब्सिडी फर्स्ट ईयर में मिलेगी तो फिर वो एनुअल कैश फ्लो में आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों क्या कह सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। अगर न्यू प्रोजेक्ट के केस में अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या क्या लोगे उसके अंदर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, एक्सपेंस अप टू इंस्टॉलेशन, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, और उसमें से गवर्नमेंट सब्सिडी या लोन जो भी है वो सब माइनस कर दो। जो आएगा वो आपके लिए क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। अब बात करें कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। अब रिप्लेसमेंट में क्या होता है, दो काम होते हैं। रिप्लेसमेंट में दो काम होते हैं। न्यू एसेट्स क्या होता है, परचेज होता है। तो न्यू एसेट से रिलेटेड जो भी कैश फ्लो होता है जो ऊपर लिखे थे वही होंगे। और इसके साथ साथ क्या होता है कि ओल्ड एसेट्स क्या होती है, सेल होती है। तो रिप्लेसमेंट के केस में न्यू एसेट्स तो हम लोग परचेज करते ही हैं, साथ साथ हम लोग पुरानी एसेट्स को क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो जो न्यू एसेट से रिलेटेड था ये तो होगा ही होगा। इसके अलावा क्या होगा, वहां पे ओल्ड एसेट जब आप सेल करोगे तो उससे भी कुछ कैश इनफ्लोज होंगे, वो आपको देखने पड़ेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, सबसे पहले वही कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स, ठीक है, प्लस एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन, प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, माइनस कुछ गवर्नमेंट सब्सिडी, माइनस कुछ लोन। तो ये आपका ये क्या आया पता है, दिस इज बेसिकली कैश फ्लो ऑफ न्यू एसेट्स। अब क्या होगा, पुरानी एसेट सेल करोगे। अब ये जो है ना, ये क्या आउटफ्लो है, ये जो है बेसिकली ये आपके लिए क्या है, आउटफ्लो है न्यू एसेट्स का। अब आउटफ्लो में आउटफ्लो ऐड होता है, इनफ्लो क्या होता है, लेस होता है। तो अब पुरानी एसेट सेल करोगे तो सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स इनफ्लो होगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आपने ओल्ड एसेट्स को जो सेल किया उसकी सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम या ज्यादा है, अगर एसेट्स का सेल वैल्यू, अगर एसेट्स का सेल वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपका सेल वैल्यू जो है वो लेस देन बुक वैल्यू है तो उस पे आपको क्या होगा, कैपिटल नेचर का लॉस होगा और उस पे आपको क्या होगा, टैक्स सेव हो जाएगा। तो इनकम टैक्स में आप पढ़ ही चुके हो, कैरी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, तो ये सेट ऑफ वाला मुद्दा है। तो ओल्ड एसेट्स को सेल करने का ये इफेक्ट है। तो सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट जो है वो यहां पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपकी बुक वैल्यू 10,000 थी, आपकी जो बुक वैल्यू थी 10,000 थी और आपकी जो सेल वैल्यू वो 15,000 है, तो आपको 5,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो टैक्स जो है वो आउटफ्लो है, इसलिए यहां पे क्या होगा, ऐड होगा। और अगर आपने क्या किया, बुक वैल्यू से कम पे सेल किया तो आपको लॉस हुआ है, उस लॉस पे आपको क्या होगा, टैक्स सेविंग होगी। वो किसका काम करेगा, इनफ्लो का काम करेगा। और फाइनली यू कैन फाइंड आउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के केस में
रिप्लेसमेंट के केस में अगर आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो तो ये बेसिकली इंक्रीमेंटल अप्रोच पर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स प्लस एक्सपेंस अप टू इंस्टॉलेशन प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी इफ एनी माइनस लोन इफ एनी, फिर उसमें से माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स। और ध्यान रखना, अगर एसेट्स को बुक वैल्यू से ज्यादा पे सेल किया है तो प्रॉफिट है, उस पर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने बुक वैल्यू से कम पे सेल किया है तो लॉस है, उस पर आपको टैक्स सेव होगा, वो इनफ्लो का काम करेगा। समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है, यहां पे टैक्स को इग्नोर किया जा सकता है। तो कैपिटल गेन टैक्स और टैक्स सेविंग को हम लोग एक ही कंडीशन में इग्नोर कर सकते हैं, जब डेप्रीसिएशन हम लोग क्या कर रहे हो, ब्लॉक कॉन्सेप्ट से चार्ज कर रहे हो। तो अगर डेप्रीसिएशन, अब ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने टैक्स में पढ़ा हुआ है, जिन्होंने एफएम में एक बार पढ़ा हुआ है। तो जस्ट अपन एक बार गो थ्रू कर रहे हैं कि अगर डेप्रीसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स कॉन्सेप्ट पे चार्ज होता है, तो एज यू नो कि अगर पूरी ब्लॉक पे एसेट्स चार्ज होता है, अगर पूरी ब्लॉक पे डेप्रीसिएशन चार्ज होता है, तो तब तक टैक्स कैलकुलेट नहीं होता है जब तक आप पूरा ब्लॉक नहीं सेल कर दो, या एक एसेट्स का सेल वैल्यू उस पूरे ब्लॉक की वैल्यू से क्या हो, ज्यादा नहीं हो। समझ में आया? तो ये इग्नोर किया जा सकता है। तो अपन लोग डेप्रीसिएशन लगाते हैं, देखो एक तो होता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे और एक होता है सिंगल एसेट्स पे। ठीक है, तो ब्लॉक, अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे है तो एक एसेट्स को सेल करने पे आपको प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, तो फिर वी कैन इग्नोर, हम लोग टैक्स को कंसीडर नहीं करेंगे। और सिंगल एसेट्स डेप्रीशिएट कर रहे हो तो चाहे एसएलएम से डेप्रीशिएट करो चाहे डब्ल्यूडीवी से, यू हैव टू कंसीडर टैक्स। समझ में आ? अब ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है तो एक बार हम लोग रिवाइज कर सकते हैं। तो यहां साफ लिखा हुआ है, देखो नोट्स में भी आपने लिखा हुआ होगा कि कैपिटल गेन टैक्स और टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस कैन बी इग्नोर इफ डेप्रीसिएशन इज चार्ज यूजिंग ब्लॉक कॉन्सेप्ट। तो अगर क्वेश्चन बोलता है कि ब्लॉक कॉन्सेप्ट से डेप्रीशिएशन चार्ज होता है तो वी कैन इग्नोर टैक्स। लेकिन अगर सिंगल एसेट्स अलग अलग डेप्रीशिएट हो रही है तो भले ही चाहे एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीवी हो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते समय आपको टैक्स कंसीडर करना पड़ेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ही मना कर दे कि टैक्स कंसीडर नहीं करना है तो बात अलग है। ठीक है, अभी सेकंड आता है, चलो इनिशियल हो गया, तीन कैश फ्लो थे इनिशियल। तो अभी अपन ने क्या बात की, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेशन इन केस ऑफ न्यू एसेट्स और इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अब बात करते हैं एनुअल कैश फ्लो। एनुअल नाम ही क्या है, देखो एनुअल कैश फ्लो है। तो एनुअल कैश फ्लो उतने ईयर्स तक होगा जितने ईयर उस प्रोजेक्ट की क्या लाइफ है। अगर किसी प्रोजेक्ट की लाइफ 10 ईयर्स है, इसका मतलब आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से लेके 10 ईयर तक हर ईयर में क्या होगा, कैश फ्लो मिलेगा, विच इज नॉन एज एनुअल कैश फ्लो। तो एनुअल कैश फ्लो जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो बहुत इजी है। क्या फॉर्मेट फॉलो करते हो, फटाफट से रिवाइज करो। अगर आपको एनुअल कैश फ्लो लेना है तो क्या लोगे, सेल लेस एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रीसिएशन। तो सेल यहां पे ये माना जाता है कि ये सारी सेल कैश सेल है, ये सारे एक्सपेंसेस कैश है, मतलब यहां कोई डेटर क्रेडिटर स्टॉक कुछ नहीं है यहां पे। तो सेल लेस एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रीसिएशन, तो इसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो बिफोर टैक्स। तो नॉर्मली इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कैश फ्लो बिफोर टैक्स। दिस इज नोन एज कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नोन एज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। और नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नोन एज नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स। समझ में आया? तो ध्यान रखना, कैश फ्लो बिफोर टैक्स मतलब भी यही होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स। इसमें से आप अपना डेप्रीसिएशन माइनस करो तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से आप टैक्स माइनस करो, तो टैक्स माइनस करोगे तो क्या होगा, वेट, यस बेटा।
कैपिटल बजटिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही अगर देखा जाए ना तो वो क्या है, अपने लिए कैश फ्लो का कैलकुलेशन है। तो एनुअल कैश फ्लो निकाल रहे हो इन केस ऑफ न्यू एसेट्स, तो बहुत सीधा है, सेल माइनस एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन। तो जो आएगा ना कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से उसको बोलेंगे कैश फ्लो बिफोर टैक्स, और नेट प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, एसएलएम डब्ल्यूडीवी जो भी है, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद क्या होगा, तुम्हारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें से टैक्स माइनस करो, प्रॉफिट है तो टैक्स आ जाएगा, और अगर लॉस है तो टैक्स सेविंग आएगा, ये मानते हुए कि जो कंपनी है वो, हाँ जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल टैक्सेबल प्रॉफिट्स रखता है, तो अगर लॉस होता है तो टैक्स सेव हो जाएगा सेट ऑफ के रूल के अकॉर्डिंग। ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन वापस क्या होता है, एड बैक हो जाता है। तो इसको नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। दिस इज नोन एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। और कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नोन एज एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, एनुअल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स जो है ना, वो ही बेसिकली अगर देखा जाए तो क्या है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स है। तो अगर क्वेश्चन में कहीं पे तुमको लिखा हुआ है कैश फ्लो बिफोर टैक्स, तो ध्यान रखना गलती से भी कभी ऐसा मत ले लेना कि कैश फ्लो बिफोर टैक्स इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स मतलब सेल माइनस एक्सपेंस, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स। और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इक्वल्स टू एनुअल कैश फ्लो। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर मान लो फर्स्ट ईयर एंड या सेकेंड ईयर एंड में कोई गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है, तो वो गवर्नमेंट सब्सिडी यहां पे क्या होगी तुम्हारी, इसके अंदर प्लस हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना, गवर्नमेंट सब्सिडी विल बी रिसीव एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो ऐसे कैश फ्लो जो टैक्स को इफेक्ट नहीं करते हैं वो इसके बाद में होते हैं। तो जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी आपको मिल रही है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कभी वो आ जाएगा। बाकी उसके अलावा क्या, देखो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स हो रहा है, वो माइनस हो जाएगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, वो माइनस हो जाएगा। रीपेमेंट ऑफ लोन है, ओनली प्रिंसिपल अमाउंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, तो लोन लिया था तो इनिशियली क्या हुआ था, इनफ्लो हुआ था। अब हर ईयर एंड में जब आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे तो वो किस में से पे होगी, वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगी किस में से, एनुअल कैश फ्लो में से। तो यहां तक बेसिकली अगर देखा जाए तो आपका एनुअल कैश फ्लो आ जाता है। ठीक है, फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर एंड में अगर किसी फिक्स एसेट्स में कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है तो वो माइनस हो जाएगा। इन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है, वो माइनस हो जाएगा। या रीपेमेंट ऑफ लोन है, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं, वो माइनस हो जाएगा। और ये फाइनली नेट कैश फ्लो आएगा। तो सोच के बताओ मुझे कि अगर अपने को एनुअल कैश फ्लो निकालना है, एनुअल कैश फ्लो इन केस ऑफ न्यू एसेट्स अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका है, सेल माइनस एक्सपेंसेस, डेप्रीशिएशन छोड़ के, उसको बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अलग होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और कैश फ्लो बिफोर टैक्स बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये समझने की बहुत जरूरी है। देखो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें से टैक्स, ये देखो ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जबकि ये क्या पता है, ये कैश फ्लो बिफोर टैक्स है। तो कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब होता है सेल माइनस एक्सपेंसेस, जिसका मतलब होता है नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स। तो सेल माइनस एक्सपेंस कर दो, वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स, विच इज नोन एज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करो,
फिर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स एडजस्ट करो, फिर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर डेप्रीसिएशन वापस एड बैक होगा ड्यू टू नॉन कैश एक्सपेंसेस, वो वापस एड बैक कर दोगे तो एनुअल कैश फ्लो आएगा। उस एनुअल कैश फ्लो में से अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है फर्स्ट ईयर से लेके एन ईयर तक, तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स या एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल या लोन का रीपेमेंट प्रिंसिपल, वो सब इसमें से क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये सब यहां पे क्या है, आउटफ्लोज हैं। और फिर जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, एनुअल कैश फ्लो। समझ में आया? और अगर हम लोग एनुअल कैश फ्लो निकालते हैं, एनुअल कैश फ्लो इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, तो ये क्या बेसिकली बेटा इंक्रीमेंटल अप्रोच पर बेस्ड है। तो हम लोग वही लेते हैं जो हमारे लिए क्या होता है, रेलेवेंट होता है। ठीक है, जैसे मेरी ओल्ड एसेट्स है जिससे 1000 यूनिट्स बनती है, हमारी ओल्ड एसेट्स का प्रोडक्शन, हमारी जो ओल्ड एसेट्स है उसका प्रोडक्शन कितना है, 1000 यूनिट्स है। हम कह रहे हैं कि हम इसको न्यू एसेट से रिप्लेस करेंगे जिससे 1200 यूनिट बनेगी। तो अभी आप सोचो कि ओल्ड एसेट से 1000 यूनिट्स बन रही थी, न्यू एसेट्स जिससे रिप्लेस कर रहे हो ओल्ड को, उससे 1200 यूनिट बन रही है। तो 1200 में से अगर देखा जाए तो 1000 तो इररिलेवेंट है, क्योंकि मैं अगर मैं ओल्ड एसेट्स को भी कंटिन्यू करूंगा तो भी 1000 यूनिट बनेगी, और न्यू एसेट्स को अगर परचेज करके कंटिन्यू करेंगे तो 1200 यूनिट बनेगी। तो इस 1200 में से 1000 तो इररिलेवेंट है। आप पुरानी एसेट्स की जगह न्यू एसेट रिप्लेस करो या नहीं करो, 1000 यूनिट्स तो बनेगी। तो ये 1200 में से 1000 इररिलेवेंट है, सिर्फ ओनली 200 ही आपके लिए क्या है, रिलेवेंट है। तो इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट हम लोग जो कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं वो इंक्रीमेंटल अप्रोच पे, मतलब कैश फ्लो में जो चेंज हो रहा है वो ही कंसीडर किया जाता है। तो यहां पे क्या होता है, जिसको याद हो, ये मेरा पढ़ाया हुआ, तो एनुअल कैश फ्लो इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, जैसे इससे पहले क्या बोल रहे थे, सेल माइनस एक्सपेंसेस, वो आता था नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स, फिर उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस होता था, फिर टैक्स माइनस होता था, फिर डेप्रीशिएशन एड बैक होता था। फॉर्मेट वही है, पर अब क्या होगा, इंक्रीमेंटल आएगा। तो अपने को इस केस में यहां पे क्या लेना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल सेल या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। रिप्लेसमेंट की वजह से आपका सेल या रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, प्लस सेविंग इन एक्सपेंस। पहले खर्चा 1 लाख रुपए होता था, अब नई एसेट से खर्चा क्या होगा, 80,000 होगा। पहले पुरानी एसेट से एक्सपेंसेस 1 लाख होता था, न्यू एसेट से अब एक्सपेंसेस कितना होगा, 80,000 होगा। तो इस केस में रिप्लेसमेंट की वजह से आपका 20,000 का एक्सपेंस क्या हो गया, सेव हो गया, और उससे आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। और कोई चाहे तो ऐसा सोच सकता है, देखो रिप्लेसमेंट का पर्पस क्या होता है, क्यों हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं, हाँ बताओ, रिप्लेसमेंट का पर्पस क्या होता है, या तो रेवेन्यू बढ़ाना या एक्सपेंस कम करना। तो अगर रिप्लेसमेंट की वजह से रेवेन्यू बढ़ती है तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम न्यू एसेट्स माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ओल्ड एसेट्स। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू प्लस सेविंग इन एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर उसमें से आप इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट, ये आ जाएगा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड बिफोर टैक्स, एंड वी कैन से इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो बिफोर टैक्स, ठीक है। फिर उसमें से आप क्या करो, इसमें एक बीच में यहां पे पॉइंट आएगा, इसमें से आपको इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन, बताओ। तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन मतलब क्या हुआ, डेप्रीसिएशन ऑन न्यू एसेट्स माइनस डेप्रीसिएशन ऑन ओल्ड एसेट। तो इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन क्या होगा, माइनस होगा। फिर क्या होगा, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद वो आएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उस पर क्या होगा, टैक्स माइनस होगा, फिर डेप्रीसिएशन वापस क्या होगा, एड बैक होगा, वो आएगा एनुअल कैश फ्लो। और उसमें और क्या एडजस्टमेंट कर सकते हो, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स आफ्टर 0 ईयर, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल आफ्टर 0 ईयर, और रीपेमेंट ऑफ लोन प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब क्या है, सेम है। तो इन केस ऑफ न्यू एसेट्स ये सब कुछ जो आ रहा है ना, वो न्यू एसेट्स का आ रहा है। और इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट हमको इंक्रीमेंटल अप्रोच पे जाना है, तो फॉर्मेट सेम है,
पर ये सब जो आ रहा है वो क्या है पता है, न्यू एसेट्स और ओल्ड एसेट्स का क्या है डिफरेंस है। तो सोच के देखो मेरे साथ में, अगर अपन जैसे एनुअल कैश फ्लो इन केस ऑफ न्यू एसेट्स निकालें तो सेल माइनस एक्सपेंसेस, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, विच इज ऑल्सो नोन एज कैश फ्लो बिफोर टैक्स। ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो, वो आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करोगे तो आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें डेप्रिसिएशन एड बैक करोगे तो आएगा एनुअल कैश फ्लो। और फिर अगर कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट्स या वर्किंग कैपिटल में या लोन रीपेमेंट है तो वो एनुअल कैश फ्लो में से क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और वही अगर आप रिप्लेसमेंट के केस में जाओगे, वही अगर अपन किस केस में जाएंगे, रिप्लेसमेंट के केस में जाएंगे, तो क्या होगा पता है। इन रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं आप खुद सोचो, कि आप ओल्ड एसेट्स आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, उसकी जगह न्यू एसेट्स ला रहे हो, तो रिप्लेसमेंट का पर्पस ही क्या होता है, या तो रेवेन्यू बढ़े, रिप्लेसमेंट का पर्पस क्या है, या तो रेवेन्यू बढ़े या एक्सपेंस कम हो। तो वही है, इंक्रीमेंटल सेल या रेवेन्यू ले लो, प्लस हाँ कहां से चालू करेंगे, इंक्रीमेंटल सेल या रेवेन्यू, कितना सेल या रेवेन्यू बढ़ेगा, प्लस सेविंग इन एक्सपेंसेस, फिर उसमें से आप क्या करो, आपका जो एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस होगा, वो आएगा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, फिर उसमें से आपको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड एसेट्स करना पड़ता है, वो आएगा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उस पर टैक्स आ जाएगा, वो आएगा इंक्रीमेंटल, फिर आएगा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें इसमें डेप्रिसिएशन वापस क्या होगा, एड बैक हो जाएगा। और वही बाकी तीनों, अगर कोई फिक्स एसेट्स या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो, या रीपेमेंट अगर हो रहा है लोन का, तो वो सब क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद आता है टर्मिनल कैश फ्लो इन केस ऑफ न्यू एसेट। टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, टर्मिनल कैश फ्लो मतलब ये हो गया कि जब एसेट्स का यूजफुल लाइफ खत्म होगा तब हम लोग उसको सेल करेंगे, तो टर्मिनल कैश फ्लो में भी क्या होगा, इनफ्लो होता है। तो टर्मिनल कैश फ्लो में क्या होता है, आपने 0 से लेके n ईयर तक जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया, किस में, फिक्स एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में, वो आपको यहां पे क्या होता है, रियलाइज हो जाता है। टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल कैश फ्लो में क्या होता है, 0 ईयर से लेके n ईयर तक आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, किस में, फिक्स एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में, वो आपको क्या होता है, रियलाइज होता है। तो फिक्स एसेट्स का तो रियलाइज होता है क्या, स्क्रैप, फिक्स एसेट्स का रियलाइज होता है स्क्रैप, और वर्किंग कैपिटल का 100%, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो रोटेट होता है, और जब प्रोजेक्ट खत्म होता है तो सारा पैसा रियलाइज हो जाता है। तो टर्मिनल कैश फ्लो कैसे निकालना है, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आप टर्मिनल कैश फ्लो निकालने की सोच रहे हो तो आप देखो कि 0 ईयर से लेके n ईयर तक हमने कितना पैसा फिक्स एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया, वो ही टर्मिनल पे क्या होगा, रियलाइज होगा। पर ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स का स्क्रैप रियलाइज होता है और वर्किंग कैपिटल का हमेशा 100% रियलाइज होता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल कभी डेप्रिशिएट नहीं होती है। तो बस नॉर्मल है, सेल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ले लो प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल फ्रॉम 0 ईयर टू n ईयर, जो भी वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया वो ले लो। अब क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, फिक्स एसेट सेल हो रही है, लफड़ा वही है कि बुक वैल्यू से कम या ज्यादा पे सेल किया तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, या टैक्स क्या होगा, सेविंग होगा। अब जो समझदार है सोचो, आउटफ्लो में आउटफ्लो ऐड होता है, इनफ्लो माइनस होता है, इनफ्लो में इनफ्लो ऐड होता है और आउटफ्लो क्या होता है, माइनस होता है। समझ में आया? तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, फिक्स एसेट सेल कर रहे हो तो क्या होगा, इनफ्लो हो रहा है, वर्किंग कैपिटल का पैसा जो है वो रियलाइज हो रहा है, तो ये भी आपको क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो ये यहां पे क्या है, इनफ्लो है। अब अगर आपको लॉस हुआ एसेट सेल करने पे, टर्मिनल कैश फ्लो में एसेट्स तो सेल हो ही रहा है ना, तो अगर एसेट्स, फिक्स एसेट्स को सेल करने पे आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, और उस लॉस पे क्या होता है, टैक्स सेविंग होती है, तो वो किसका काम करेगा, इनफ्लो का काम करेगा, वो ऐड होगा। पर अगर आपने टर्मिनल में क्या किया, फिक्स एसेट्स सेल किया, उस पर आपको लॉस हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स जो होगा वो आउटफ्लो होगा, इसलिए वो यहां से क्या होगा, माइनस होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे इसको इग्नोर किया जा सकता है। यहां पे इग्नोर कैसे कब कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करते हो। देखो, अगर आप डेप्रीसिएशन
ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे चार्ज कर रहे हो तो टैक्स नहीं आएगा। अगर आप डेप्रीसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे चार्ज कर रहे हो तो टैक्स नहीं आएगा। पर अगर आप डेप्रीसिएशन किसी सिंगल या इंडिविजुअल एसेट्स पे चार्ज कर रहे हो और आपका मेथड एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी है, तो एसएलएम में क्या होता है पता है? एसएलएम में लास्ट में जाके बुक वैल्यू स्क्रैप वैल्यू बराबर हो जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में लास्ट में जाके बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू बराबर हो जाती है, इसलिए उस केस में टैक्स नहीं लगता है। लेकिन डब्ल्यूडीवी मेथड में क्या होता है कि बुक वैल्यू और सेल वैल्यू डिफरेंट होती है, तो उस केस में टैक्स आता है। तो टर्मिनल कैश फ्लो में टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना कि टैक्स तभी आएगा जब आप एसेट्स को इंडिविजुअली डेप्रिशिएट कर रहे हो, वो भी कौन से मेथड से? डब्ल्यूडी मेथड से। मतलब अगर ब्लॉक कॉन्सेप्ट है तो टैक्स वैसे ही नहीं आएगा, और अगर आप एसएलएम मेथड से इंडिविजुअली एसेट डेप्रिशिएट कर रहे हो तो भी टैक्स नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्मिनल क्या, अभी क्वेश्चन ही बोल दे इग्नोर टैक्स, क्वेश्चन बोल दे इग्नोर टैक्स तो ठीक है, इग्नोर करना ही है। पर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो अपने को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो उस पर टैक्स कंसीडर करना चाहिए। तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? अगर मैं जैसे बात करूं, टैक्स का इंपैक्ट दो जगह आता है। कौन सा टैक्स? जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका इंपैक्ट दो जगह आता है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक टर्मिनल कैश फ्लो। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के केस में क्या लफड़ा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी क्या होगा पता है? दो हैं, दिख रहा है क्या? देखो टैक्स की क्या रामायण है, जिनका पढ़ा हुआ है उनका तो बेसिकली रिवाइज होना ही है। देखो टैक्स, कौन सा टैक्स? जो कैपिटल गेन टैक्स होता है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और टर्मिनल कैश फ्लो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट और इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। तो न्यू प्रोजेक्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ढंग से समझो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर इन केस ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू एसेट्स है, तो नई एसेट्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो तो तब तो कोई चीज सेल हो ही नहीं रही है ना। कैपिटल गेन टैक्स अभी आएगा ना जब कोई चीज बेचोगे, बेचने पे प्रॉफिट होगा तभी कैपिटल गेन टैक्स आएगा ना। तो अक्कल लगाओ ना, अगर आप न्यू एसेट्स का इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हो तब तो सिर्फ हम लोग न्यू एसेट्स खरीद रहे हैं, सेल तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो इस केस में टैक्स नहीं आएगा। रिप्लेसमेंट में जब न्यू एसेट्स खरीदते हैं तो उसके साथ ओल्ड एसेट सेल होती है, तो रिप्लेसमेंट के केस में टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स आएगा या नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि आप डेप्रीसिएशन जो लगा रहे हो वो ब्लॉक पे लगा रहे हो या आप डेप्रीसिएशन किसी इंडिविजुअल एसेट्स पे लगा रहे हो। अगर आप ब्लॉक पे लगा रहे हो तो टैक्स नहीं आएगा, और अगर आप डेप्रीसिएशन इंडिविजुअल एसेट्स पे लगा रहे हो तो चाहे आप एसएलएम मेथड लो चाहे डब्ल्यूडीवी लो, दोनों ही केस में आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते समय रिप्लेसमेंट के केस में क्या होगा, एसएलएम और डब्ल्यूडी दोनों केस में क्या होगा, टैक्स आएगा। वहीं पे अगर मैं टर्मिनल कैश फ्लो की बात करूं, टर्मिनल कैश फ्लो में क्या होता है? देखो, चाहे न्यू एसेट्स का निकालो चाहे रिप्लेसमेंट का निकालो, न्यू एसेट्स के केस में भी क्या होगा, लास्ट में जाके एसेट सेल हो ही रही है। रिप्लेसमेंट के भी केस में क्या हो रहा है, लास्ट में जाके एसेट सेल हो रही है। तो इन दोनों में कॉमन फंडा क्या है? इन दोनों में कॉमन फंडा यह है कि अगर ब्लॉक पे डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है तो टैक्स नहीं आएगा, और अगर आप डेप्रीसिएशन क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल एसेट्स पे चार्ज कर रहे हो, अगर आप डेप्रीसिएशन इंडिविजुअल एसेट्स पे चार्ज कर रहे हो तो एसएलएम मेथड के केस में टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि एसएलएम मेथड में लास्ट में जाके बुक वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू बराबर हो जाता है, तो कैपिटल गेन या लॉस होगा ही नहीं तो टैक्स नहीं आएगा। पर डब्ल्यूडीवी के केस में टैक्स आएगा। तो ध्यान रखना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते समय रिप्लेसमेंट के केस में जब डेप्रीसिएशन को इंडिविजुअली एसेट्स कर रहे हो तो चाहे मेथड एसएलएम हो चाहे डब्ल्यूडीवी हो, दोनों ही केस में क्या होगा, टैक्स आएगा। लेकिन टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करते समय, अगर टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करते समय अगर इंडिविजुअली एसेट डेप्रीशिएट हो रही है
और WDV मेथड से हो रही तो ही टैक्स आएगा, SLM के केस में टैक्स नहीं आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पीछे लॉजिक क्या है सॉरी, कि एसेट्स में देखो, पहली चीज तो है कि कैपिटल गेन टैक्स आने के लिए सेल होना जरूरी है, और सेल होने पे भी कोई प्रॉफिट या लॉस होना जरूरी है, तो ही हम लोग टैक्स कंसीडर कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये था मेरा टर्मिनल कैश फ्लो। तो बच्चों बहुत लॉजिकली सोच के देखो, टर्मिनल में आपको क्या मिलेगा। टर्मिनल में क्या मिलेगा, 0 ईयर से लेके N ईयर तक जो पैसा फिक्स एसेट्स या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट किया, वो ही प्रोजेक्ट बंद होने के बाद वापस रियलाइज होगा। पर ध्यान रखना, फिक्स एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होता है, जबकि वर्किंग कैपिटल का 100% अमाउंट रियलाइज होता है। तो स्क्रैप वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल फ्रॉम 0 to N ईयर, ठीक है, ये इनफ्लो है। अब टैक्स देना पड़ेगा, तो माइनस होगा कैपिटल गेन टैक्स और प्लस होगा टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल। ये आपका क्या होगा, टर्मिनल कैश फ्लो होगा। समझ में आया? और अगर आपको बोला जाता है, क्या बोलते हैं, लास्ट पॉइंट अगर बात करें तो कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। कैलकुलेशन ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के केस में अगर टर्मिनल कैश फ्लो निकालना है तो वो क्या होता है, इंक्रीमेंटल अप्रोच पे होता है। तो आपको 2 टर्मिनल कैश फ्लो निकालने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, आपको क्या करना पड़ेगा, आप टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ न्यू एसेट्स ले लो, कि अगर मैं न्यू एसेट्स खरीदता हूं तो लास्ट में जाके उसको सेल करने से कितना टर्मिनल कैश फ्लो होगा, और उसमें से टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ ओल्ड एसेट्स माइनस कर दो, तो ये जो आएगा ये आपका क्या होगा, इंक्रीमेंटल टर्मिनल कैश फ्लो आ जाएगा। तो ध्यान रखना, रिप्लेसमेंट के केस में टर्मिनल कैश फ्लो निकालना हो, रिप्लेसमेंट के केस में टर्मिनल कैश फ्लो निकालना हो तो टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ न्यू एसेट्स माइनस टर्मिनल कैश फ्लो ऑफ ओल्ड एसेट्स करोगे तो आपको इंक्रीमेंटल मिलेगा। समझ में आया? FM में मतलब कैपिटल बजटिंग में अगर आपको इजीली कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो मुझे लगता है कि आपको उस क्वेश्चन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनुअल कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करना आना चाहिए। समझ में आया? तो आप इतना समझने के बाद एक बार नोट्स को गो थ्रू कर सकते हो। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको कैश फ्लो निकालने के लिए करवाए वो आप एक बार अटेम्प्ट करो, और इसके बाद मैं टेक्निक्स को रिवाइज कराऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कैपिटल बजटिंग की जो टेक्निक्स हैं मैं उनको आपको क्या करूंगा, रिवाइज करा दूंगा। ठीक है? तो फिलहाल इतना देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी कैश फ्लो वाले क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। समझ में आया? फटाफट से एक बार क्लोज योर आइज और गेट ए क्विक रिवीजन। एक बार आप सोचो दिमाग में कि हम लोगों ने क्या बात की क्विकली। तो सबसे पहले अपन ने बात किया क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ न्यू एसेट्स। तो अपन ने बोला कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस एक्सपेंस अप टू इंस्टॉलेशन प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी रिसीव इन 0 ईयर माइनस लोन। ठीक है, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गया न्यू एसेट्स के केस में। इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट क्या बोला, रिप्लेसमेंट में क्या होगा, इनिशियली न्यू एसेट परचेज होगी तो ओल्ड एसेट्स क्या होगी, सेल भी होगी। तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट प्लस एक्सपेंस अप टू इंस्टॉलेशन प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल माइनस गवर्नमेंट सब्सिडी माइनस लोन। फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स, माइनस सेल वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट्स। अब सेल वैल्यू अगर बुक वैल्यू से ज्यादा है तो प्लस कैपिटल गेन टैक्स और माइनस टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल लॉस। ये इग्नोर कब कर सकते हैं, एक ही कंडीशन में इग्नोर कर सकते हैं, जब डेप्रीसिएशन ब्लॉक कॉन्सेप्ट से चार्ज हो रहा है तो आप इग्नोर कर सकते हो। अगर एसेट्स इंडिविजुअली डेप्रीशिएट हो रही है तो चाहे SLM से हो चाहे WDV से हो, आपको डेप्रीसिएशन लेना, टैक्स लेना पड़ेगा, सॉरी। फिर उसके बाद में अपन ने बात की एनुअल कैश फ्लो। तो एनुअल कैश फ्लो इन केस ऑफ न्यू एसेट, तो सेल माइनस एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रीशिएशन, तो उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स। फिर उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस होता है, टैक्स माइनस होता है, फिर आता है क्या चीज अपना, फिर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और फिर डेप्रीसिएशन एड बैक होता है। तो जनरली एनुअल कैश फ्लो आ जाता है। पर अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट है 0 ईयर के बाद में फिक्स एसेट्स में या वर्किंग कैपिटल में, तो वो क्या होगा, माइनस होगा, या लोन रीपेमेंट है तो वो भी क्या होगा, माइनस होगा। और इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट जो भी कैलकुलेशन है वो इंक्रीमेंटल बेस पे आती है। तो सोचो रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं, या तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, एक्सपेंस सेव करने के लिए। तो इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट क्वेश्चन आप एनुअल कैश फ्लो कैसे निकालोगे, इंक्रीमेंटल सेल या रेवेन्यू प्लस सेविंग इन एक्सपेंस।
माइनस क्या करना है, इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस, फिर माइनस इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ध्यान रखना इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकालते समय डेप्रिसिएशन ऑन न्यू एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड एसेट्स होगा। अगर एसएलएम है तो हर साल का डेप्रिसिएशन सेम आएगा, पर डब्ल्यूडीवी है तो हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, अलग आएगा। फिर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे तो इंक्रीमेंटल एनुअल कैश फ्लो आ जाएगा। फिर उसमें से आप अपना एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स, वर्किंग कैपिटल या लोन रीपेमेंट एडजस्ट कर सकते हो, और सिमिलरली आप टर्मिनल कैश फ्लो निकाल सकते हो। हमेशा ध्यान रखो टर्मिनली अपने को क्या मिलेगा, टर्मिनल जब वो प्रोजेक्ट वाइंड अप होगा तो क्या मिलेगा, 0 ईयर से लेके एनी ईयर तक फिक्स एसेट्स में और वर्किंग कैपिटल में जो पैसा इन्वेस्ट किया वो रिसीव होगा, और फिक्स एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होता है और वर्किंग कैपिटल का 100% अमाउंट रियलाइज होता है। समझ में आया? तो ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने पहले मुझसे पढ़ा हुआ है, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप खुद से भी पढ़ोगे तो इससे ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है। तो आप इसको एक बार फास्ट गो थ्रू करके, नोट्स रीड करके, और जो कैश फ्लो पर बेस्ड 7-8 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे ना, वो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वो 7-8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद अपने हाथ से उनको अटेम्प्ट करना, तो आपको आगे फिर टेक्निक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टेक्निक्स लेते हैं। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय।